अब 2026 के मेगा ट्रेंड की बातचीत करेंगे। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि वो क्या रणनीति बना रही हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। 2025 काफ़ी विचित्र साल रहा। अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाया तो ठीक ठाक पैसा बना, बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बना, इंडिविजुअल अगर आपने पीएसयू बैंक्स या मेटल्स जैसे थीम पकड़ी तो बहुत अच्छा पैसा बना। लेकिन वहीं अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फंसे रह गए तो आपका पोर्टफोलियो आज शायद 22,000 के लेवल पर है। इस मार्केट में अब आपकी क्या अप्रोच है? और पहले तो बड़े इंडेक्स पर आते हैं, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग। हम एक ऐसे पीरियड से निकल रहे हैं जहाँ पे काफी चीजें 30-30 साल बाद चेंज हो रही हैं। आज सुबह जो बैंक ऑफ जापान ने फिर से रेट्स बढ़ाए हैं, जहाँ पे आप 75 बिप्स पे आ गए और वो कह रहे हैं कि 2% पे लेके जाएंगे। ये पिछले 30 साल से ये था नहीं। इट वाज फ्री मनी कमिंग इन फ्रॉम जापान टू वेर एवर देयर वाज मोमेंटम। अब आपने जिस तरीके से पिछले 2 महीने हमने काटे हैं या 1 महीना हमने काटा है। जब मेरी आपसे पिछली बार बात हुई थी, वी वर सिटिंग वेरी पॉजिटिव कि हमें लग रहा था कि निफ्टी न्यू हाई बनाएगा, जो उसने बनाया वहां से। बट उस लेवल पे जाके जिस तरीके से हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखा कि सेलिंग आ रही थी या जो ब्रेथ था मार्केट का, काफी चीजें जो आपके मिड कैप 100 में या मिड कैप 150-250 पे नहीं आती हैं बट ब्रॉडर मार्केट में आती हैं, जैसे कि आप भी बोल रहे हो, वहाँ पेन बहुत था। नाउ अगर आप सिर्फ वैल्यूएशंस पे जाएं तो निफ्टी का अगर आप 10 साल का वैल्यूएशन देखेंगे, प्राइस टू बुक वो 3.5 टाइम पे है, वो अभी भी 3.5 टाइम पे है। आप मिड कैप का देखेंगे तो वो 10 साल का प्राइस टू बुक 3 टाइम पे आता है, और जो आप अभी 4.2 पे हो। प्राइस टू बुक वाइज स्मॉल कैप उतना बुरा नहीं है, बट अगर आप ये देखोगे तो अगर मोमेंटम ऑफ मनी डजंट कंटिन्यू, और जिस तरीके से इस साल हमने एफआईआई का सेलिंग देखा है, जब तक वो रिवर्स नहीं होता है, अगर आप ये स्टडी स्टेट में रहते हो कि बाहर का पैसा नहीं आ रहा है, जो लोकल पैसा आ रहा है वो मिड कैप इंडेक्स में जाके उसको एक इस लेवल तक इन्फ्लेट कर दिया है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं है, तो आई वुड से ये साल मिड कैप के ऊपर डेफिनेटली जो हमारी एसेट एलोकेशन कमिटी है उसको इस पे कॉशियस मोड है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये कल गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे और इन्वेस्ट करना डेफिनेटली इज नॉट द व्यू। आई थिंक लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में अगर मुझे एक सालाना एलोकेशन करना हो तो आई वुड बी 90% लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक है। अगर दुनिया रिस्क ऑफ में जाता है जिसकी संभावना बढ़ती जा रही है, तो भी हमने, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखें, कोरियन इक्विटीज ने 88% देखा है रिटर्न दिया है, यूएस इक्विटीज ने 18 18.5 दिया है, हमने तो 2.5% दिया, और अगर आप डॉलर टर्म्स में जाओगे तो हम और नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से निफ्टी की इतनी मुझे कंसर्न नहीं है। आप प्रोबेबली अगर अर्निंग्स देखेंगे तो 10 से 12% का ग्रोथ हम निफ्टी में देख सकते हैं, बट जहां तक कि मिड कैप में है, आई थिंक आई वुड बी एवर्स टू रिस्क आउट देयर। ओके, मिड कैप में एवर्स टू रिस्क का। अनु, एक स्पेस जहाँ थोड़ा सा पेन रहा इस साल वो था आईटी, लार्ज इंडस्ट्रीज में। वहाँ कुछ रिवर्सल के साइन हैं क्या? कल परसों में अगर आप देखें तो गोल्डन क्रॉस भी बना है। आईटी पर क्या व्यू? और अगर आईटी स्पेस में कोई आपके पिक्स हो तो वो भी बता दीजिए। जी, हम लोग इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्ते जब वो चार्ट्स चल रहे थे, हमने भी रिविजिट किया था, बिकॉज हम काफी टाइम से नेगेटिव थे एंड हमने वो डिस्कस किया हुआ है आपसे। लेकिन जब हमने उसको चार्ट पे देखा, देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स अभी तक हम बेसिकली ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि सिंस एआई ट्रेड हमने मिस किया है, कुछ रीपिविटिंग हमने टीसीएस से सुनी है, हमने बाकी कंपनियों से सुनी है, तो उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे कब होगा? तो वो रेवेन्यू का इम्पैक्ट लगभग 1 साल तक तो कोई खास रेवेन्यू नहीं हो रहा है, लेकिन सबकी अब वो कोशिश है कि वो एआई की तरफ, एआई रेवेन्यू की तरफ बढ़े। कल जो एक्सेंचर का रिजल्ट आया है, उसके बाद एक्सेंचर डाउन था, मैं देख रही थी कि इन्फी का एडीआर ऊपर था, और उसके चलते आज सुबह आपने ओपनिंग देखा, बट इनफैक्ट एक्सेंचर ने ग्रोथ फॉर 27 1% से कम करी है। तो अगर आपका मल्टीपल 22 टाइम ट्रेलिंग है, आप 3% के ग्रोथ पे हो, तो इस समय तो मैं
उस सेक्टर को फंडामेंटली हाथ नहीं लगा सकती। मोमेंटम है उसमें, शायद उसमें वो 3-4% का मोमेंटम चलता रहे, लेकिन उस इंडेक्स में भी और 2% के ऊपर हेडरूम कम लग रहा है। दैट इज टेक्निकली शॉर्ट टर्म, बट फंडामेंटली आई वुड स्टिल होल्ड कि इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे वो चार्म नहीं दिख रहा है जो शायद मुझे फार्मा इंडेक्स में दिख रहा है। तो आई वुड से कि अगर मुझे डिफेंसिव प्ले करना है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी टेक विच यूज्ड टू बी द प्लेस। आई थिंक अब वो अगर जिस भी दिन आपका थोड़ा बहुत भी टाई अप यूएस से टैरिफ्स पे होता है, आई थिंक दैट विल बी द इंडेक्स विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर द ईयर। अच्छा अनुज जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, ये CY25 स्ट्रगलिंग CY25 मोर और लेस PSU बैंक्स को बहुत बिलोंग करता है, ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। आई मीन जो इंडेक्स मतलब मार्च 2025 में कहाँ 5400 का था, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 8300। बट पिछले एक महीने से पोस्ट पॉलिसी एक अनवाइंडिंग के इश्यूज हैं, थोड़ी टर्बुलेंसेस हैं। निफ्टी PSU इंडेक्स एक मिड टर्म एवरेज 50 डेमा को टेस्ट कर रहा है। एक अच्छा ईयर होने के बाद अब आपका टेक क्या है? अब PSU बैंक्स पे क्या करना चाहिए, एंड दैट डिफरेंशियल बिटवीन प्राइवेट बैंक एंड PSU बैंक्स जो पिछले 3 महीने से परसिस्ट कर रहा है, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे अब? So my take is price to book times, what we are seeing on return wise, they are okay. अगर आगे जाके कहीं पे भी NPAs बढ़ते हैं because of consumption related issues, that would be a problem 6 months ahead. तो I don't see a problem at least for a quarter, 4 months. बट खास करके अगर मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर रहेगा तो वो मार्केट कैप के अनुसार चलेंगे, तो मे बी द बिगर PSUs will not get impacted, the smaller PSU banks may still get impacted. Overall I would be very selective in that also. मुझे SBI डेफिनेटली पसंद है इन द लार्जर PSUs. कमिंग डाउन टू BOB PNB उसके नीचे थोड़ा सा कंसर्न आ जाएगा, बिकॉज अगर मैं एक पूरा एसेट क्लास जो मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रही हूँ साल के लिए, तो उसमें वो भी आ जाते हैं। बट ओवरऑल बैंकिंग पे पॉजिटिव है, PSU बैंक्स विल ऑल्सो कंटिन्यू टू परफॉर्म, सो इट्स नॉट अ रेड फ्लैग देयर, बट इट विल जस्ट बी अ थिंग टू प्रोटेक्ट ऑन द मिड कैप स्मॉल कैप साइड आउट। अच्छा, अभी जस्ट आपने एक डाइवर्जेंस की बात की थी, आई मीन, और जहाँ पे आपका झुकाव थोड़ा सा फार्मा की तरफ था। फार्मा में क्या एग्जैक्टली CDMO प्लेयर्स की तरफ ध्यान देंगे आप, या फिर हेल्थ केयर को? अगर मैं थोड़ा सा वाइड करूँ फार्मा को, हेल्थ केयर पे जाऊँ, वहाँ 3 महीने में सबसे स्ट्रॉन्ग एक थीम थी जो हॉस्पिटल स्टॉक्स की, वहाँ पे अनवाइंडिंग है। स्टॉक्स लाइक अपोलो, लाइक फोर्टिस, लाइक मैक्स हेल्थ केयर, कैसे ट्रीट करेंगे आप फार्मा और हेल्थ केयर को इस वक्त? आई वुड बी पॉजिटिव फार्मा हेल्थ केयर में, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हैं या चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं। एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स में हमने दोनों में करेक्शन देखे हैं। आई थिंक विदाउट गिविंग इनटू टेक्निकल प्राइसेस टू एंटर, आई थिंक यहाँ से as a SIP, as a break, कि every weakness you buy into it, I think this makes sense. The whole point is कि defensive trade इंडिया में एक बैंक्स बचा है और एक हॉस्पिटल्स या आपके फार्मा CDMOs बचे हैं, कोई खास और डिफेंसिव बचा नहीं है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि अगर निफ्टी गिरेगा तो ये नहीं गिरेंगे, बट ये रिलेटिवली कम गिरेंगे। एंड निफ्टी पे हम काफी डिसेंटली न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, वी आर नॉट नेगेटिव ऑन द निफ्टी। सो आई वुड बी पॉजिटिव बैंक्स एंड फार्मा फॉर द फुल ईयर। एंड उसमें चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, उसमें चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, CDMOs हो, ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वुड वर्क इनटू इट। गोल्ड और सिल्वर पर अब क्या व्यू बन रहा है अनु आपका, क्योंकि इस साल की सबसे शानदार एसेट क्लास वही रही है? जी, सही बात कही आपने। मैं US टर्म्स में फॉलो करती हूँ गोल्ड को, नॉट इन रुपी टर्म्स। तो ये 4380 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग है। अगर इसने ये क्रॉस किया तो आपको $200 का मूव गोल्ड पे और मिल सकता है। जहां तक की रेंज है वो नीचे में और $200 है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर कहीं पे भी रिस्क ऑफ आएगा, गोल्ड डेफिनेटली विल बी मोर पॉजिटिव। इस साल सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। सिल्वर के अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे तो अभी ये 65, 66, 67 पे चल रहा है। इसका एक 70 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 70 क्रॉस करता है तो पैराबोलिकली 80 का टारगेट आ सकता है। बट आई थिंक अगर ये 53 से 58 के बीच में कंसोलिडेट करने जाता है, दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन री इन्वेस्ट, बिकॉज इसका ये 30% मूव जो पिछले एक महीने में आया है वो काफी पैराबोलिक रहा है। जहां तक कि
गोल्ड की सवाल है, आई थिंक गोल्ड में अभी भी आपको गवर्नमेंट्स का फ्लो दिखता रहेगा. सो ओवरऑल दैट 30-year change which I'm saying in the cycle, that applies to gold also, would stay constructive on gold. अच्छा मैम, रिलायंस पे आपका टेक क्या है? आई मीन अगर इंडेक्स को 26,300 के ऊपर डिलीवर करना है, रिलायंस इज ऑलमोस्ट ट्रैकिंग प्रीवियस हाई जो करीब मेरे ख्याल से 1580 के आसपास का था जुलाई 2024 का. अभी आपका टेक है रिलायंस पे इन आइसोलेशन, इंडेक्स का एक हैवी वेट. हाँ, सो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इंडेक्स पे मुझे 10 से 12% का रिटर्न दिख रहा है. वो मुझे इंडेक्स के जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें ज्यादातर कुछ उसको आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ माइल्डली अंडर परफॉर्म करेंगे, बट एवरेज रिटर्न आपको 12-13% मिलेगा. तो आई थिंक रिलायंस इज ऑल्सो इन द ट्रैक कि वो आपको यहाँ से 12-13% सालाना रिटर्न दे सकता है. डीमर्जर है, हमें पता है कि वो आएगा. वो कंस्ट्रक्ट के अनुसार वो किस प्राइस पे लिस्ट होता है, तो वो 12% आपका 16% भी हो सकता है. बट ओवरऑल आपको 12 से 16% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस सारे लार्ज कैप से, आई थिंक दैट वुड बी फेयर. आई थिंक द चेंज जो आया है ना कोविड के बाद, हमने 2-3 साल ऐसे देखे कि हमने इंडेक्स के ऊपर, चाहे वो लार्ज कैप हो मिड कैप हो, बहुत हाई नंबर्स देखे हैं. आई थिंक इस साल वो एक मेंटल मेकअप चेंज करना पड़ेगा कि आपको बड़े नॉर्मल रिटर्न्स से यू शुड गेट यूज्ड टू नॉर्मल रिटर्न्स. यू शुड बी एक्सेप्टिंग कि निफ्टी 10-12% रिटर्न ही दे पाएगा या 13% मैक्स. यू शुड कम टू टर्म्स विद इट. जहां हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी के ऊपर वो वर्क करना है, बिकॉज निफ्टी विल हैव, एक साल आपको उसने फ्लैटिश रिटर्न दिए, एक साल और शायद आपको 11-12% दिख सकता है, and then it may start coming back to that 16-17% का trajectory. So I think it is better than last year for Nifty earnings, but it's not out of the blues कि आपको 20% के रिटर्न मिलेंगे. ऑल राइट, चलिए शुक्रिया अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आपको 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं.